अब हम बात कर रहे हैं द टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज relative lowering of vapor pressure, दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज elevation in boiling point, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज पाई। ठीक है, चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो सबसे पहले सबसे ऊपर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी गई है ये हमने कर भी ली है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने इसकी बात जो है की भी हुई है, लेकिन कुछ और बात करनी है इसलिए जो है मैं फिर से इसको लिख रहा हूं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन हमने लिख ली थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट अपॉन देयर नेचर। ठीक है, सो हम सबसे पहले हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर। हमने, आप याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में ये लिख लिया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन ए एन बी। ठीक है, ये रिलेशन हम जो है कर चुके हैं पहले, इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं भाई। सही है बात। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी कर लिया था कि मॉडिफाइड रॉल्स लॉ, उसमें हमने क्या किया था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या लिखा था, एन बी अपॉन एन ए। ये लिख लिया था हमने, याद आ गया। मॉडिफाइड रॉल्स लॉ के नाम से ये लिखा था। लिखा था कि नहीं? चलिए, रश्मि वालिया कह रही है कि भाई लिखा था, डन। सो इसको हम लिख सकते हैं, एनबी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और एन ए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक बात, ठीक है। और साथ में हम लोग एक बात और जानते हैं कि मोलैलिटी क्या होता है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी नो मोलैलिटी, स्मॉल एम क्या हो गया, स्मॉल एम हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। सही बात है, यही मोलैलिटी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, केजी में करने के लिए 1000 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो 1000 जो न्यूमरेटर में आ जाएगा।
सही बात है, ये मोलैलिटी है। इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, वी विल राइट WB MB WA इज इक्वल टू, इसको मैं एक तरफ ला रहा हूं, इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन 1000। सही बात है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हैं ये हिस्सा इसके बराबर हो गया, सो वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, मोलैलिटी अपॉन 1000 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो ये हमारा रिलेशन नया बन गया जी। सही है बात। अच्छा, और साथ में इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट फॉर dilute solutions molality is approximately equal to molarity। जो dilute solutions होते हैं ना, उन पे मोलैलिटी और मोलैरिटी जो है बराबर होता है। आउट ऑफ रेंज, क्या आउट ऑफ रेंज भाई, ओ सॉरी, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, चलो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। समझ में आ रही है बात। अब सही हो जाएगा। ये देखें आप, so for dilute solutions molality is equal to molarity। तो मतलब यहां पे मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, हमारे काम आएगा ये फार्मूला। आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक जो है एक क्वेश्चन लिखते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। कैलकुलेट द weight of urea which must be dissolved in 400 gram of water so that final vapor pressure is 2% less than that of pure water। आप सुने, calculate the weight of urea which must be dissolved in 400 gram of water so final solution has vapor pressure 2% less than that of
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब प्योर वाटर से 2% लेस जो है वेपर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस? 3 मिनट में आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं करवा रहा हूं। ठीक है, 3 मिनट आप कीजिए, उसके बाद मैं करवा रहा हूं, कीजिए। अच्छा, अब सुनो, कर लिया? आंसर बताओगे बच्चों? आंसर बताओ। हाथ मत खड़े कर बेटा, आंसर बता मेरे को। गलत। आर्यन बख्शी गलत। सुने, अब आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। यहां पर गिवन WA इज इक्वल टू 400 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता ही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, अगर जरूरत पड़ेगी देखते हैं, वो 18 है। ठीक है ना? अच्छा, अब लेट P0 बी इक्वल टू 100। भाई हमें बोला ना, परसेंट में दिया हुआ है, तो हम इसको 100 mm ऑफ Hg मान लेते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 100 - 2, दैट इज
98 mm ऑफ Hg। सो ऐसे में अब करना क्या है, हमें इसी फार्मूले को लगाना है। 100 माइनस 98 अपॉन 98 इज इक्वल टू क्या, WB आपको निकालना है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, यूरिया जो है ये मॉलिक्यूल है यूरिया, और इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो है 60 है। तो 60 इंटू वेट ऑफ ए दैट इज 400 ग्राम इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए 18। कैन यू फाइंड WB? अब आपको इसमें WB निकालना है। जो बोर्ड पे मैंने लिखा, क्या आपको समझ में आ गया? आदित्य ने 27.21 लिखा, ठीक है। बाकी मेरे को कंफर्म करो आंसर क्या आ रहा है। WB रोहित का 18 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो यार, WB निकालो, WB निकालो 27.2। सो हमारा आंसर WB आ गया, वेट ऑफ यूरिया 27.2 ग्राम। दिस इज आंसर। आई होप आपको जो है बात समझ में आ गई। 18 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर है ना, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 है, नहीं? इस फार्मूले में वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सुने नेक्स्ट थिंग, ध्यान दीजिएगा। अब एक जो है ना, सुन लीजिए आप सारे लोग, एक्चुअल में ज्यादा जो बोर हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे हमारे त्रिकुटा नगर वाले बच्चे जो है, जिन्होंने यहां तक कर लिया था, है ना, अभी तक कर लिया था। पलौड़ा वाले के कारण जो है वो भी बोर हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं अब इससे आगे प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। एक मैं एपरेटस, ऑस्टवाल्ड वॉकर एपरेटस जो है मैं मिस कर रहा हूं, इससे इसी से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो आप जो है 2 पेजेस अपने खाली छोड़, ठीक है, ठीक है, 2 पेजेस जो है खाली छोड़ दें, सुन लो, ठीक है। तो उसमें ऑस्टवाल्ड वॉकर एपरेटस के लिए मैं आपको एक वीडियो लेक्चर दूंगा, आपने उससे वो कर लेना है। बट अभी हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, सुनो। अब जो अगली कॉलिगेटिव, कुछ नहीं मिस कर रहे हैं हम, उस एपरेटर्स को मिस कर रहे हैं बस, जो है, ठीक है ना। वो मैंने कहा 1-2 पेजेस आप खाली छोड़ दीजिए, एंड आई एम मूविंग टू, ठीक है, द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज elevation in boiling point। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले मुझे बॉइलिंग पॉइंट की कोई डेफिनेशन बताएगा? बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है, आप साथ साथ में चाहे नोट कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is called
बिल्कुल सही, प्राची ने सही कहा कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। भाई जैसे ना, जब आप पानी को गर्म करने लगते हो तो उससे भाप उड़ने लगती है, लेकिन जब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर उसका हो जाता है, ठीक है, खुले बर्तन में, तो तब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन बॉइलिंग पानी की 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी अगर बाहर टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर। इज इट ओके? लेकिन अब यहां पर डिफरेंस आएगा कि जैसे मान लो एक तरफ पानी को बॉयल करते हो, ठीक है, एक तरफ आप पानी लेते हो एक बर्तन में, दूसरे बर्तन में आपने चीनी का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, शुगर सोल्यूशन ले लिया, तो पानी तो एक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा, लेकिन जो शुगर सोल्यूशन है वो 100 पे बॉईल नहीं करेगा, वो बॉईल करेगा 105 पे, 110 पे, ऐसे, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, जैसे चीनी डाल दी, नमक डाल दी, तो ऐसी स्थिति में जो है उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। सो देयर अकर्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपको मेरा यह एग्जांपल समझ में आ गया कि भाई चीनी वाला सोल्यूशन जो है 105 डिग्री पे या उससे ज्यादा जो भी है, ठीक है ना, जो शुगर सोल्यूशन है, अगर आप उसको मीठे पानी को अगर आप बॉईल करोगे तो वो 100 डिग्री से ज्यादा पे बॉईल करेगा, ठीक है। सो जो वर्ड हम कह रहे हैं कि दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन अब मामला ये आता है कि भाई आखिर बढ़ता क्यों? ये भी तो हमें समझना है ना, हमें ऐसे ही नहीं लेनी है चीज, ठीक है, हमें जो है ये देखना है कि आखिर बढ़ता क्यों, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज जो है होता क्यों, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, हमने एक फॉर्मूला किया था, मैं बिल्कुल आपको जो है जीरो से बात बता रहा हूं। जब हमने वेपर प्रेशर की बात की थी, हमने कहा था कि हमने एक इक्वेशन लिखी थी, लॉग ऑफ प्रेशर P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2। ये वेंट ऑफ इक्वेशन है। ये कहती है कि जो अपना वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, बिल्कुल, जब आप क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सही है बात? मतलब जो हमारे वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जितना मैं समझा रहा हूं उतना। क्या आपको एक ग्राफ समझ में आ रहा है? भाई दुनिया में हर किसी वोलेटाइल लिक्विड के साथ यही होता है कि अगर आप उसको पानी को गर्म करोगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना? यही मतलब है। एक बात तो हो गई, ये सुनते जाइए आप, ठीक है। तो ऐसे में अब पहले आप इसको ऐसे देखते जाइए, ठीक है, कि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के साथ बढ़े, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम एक वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, तो ऐसे में देखो, मान लो ये प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। क्या है ये? 1 एटमॉस्फेयर। ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है,
तो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, तो किसी भी सॉल्वेंट का अगर आप लोगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा विद राइज इन टेम्परेचर जो है, ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर ये। तो मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, इट विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सही बात है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? ये प्योर सॉल्वेंट का, ये है प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने पिछले लेक्चर्स में आपने ये पढ़ लिया है कि जब भी हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, है ना। मतलब अगर मैं 1 मोलर शुगर सोल्यूशन की लाइन बनाऊं तो 1 मोलर, सुन लो, 1 मोलर शुगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर से कम ही होगा ड्यू टू RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर मैं 1 मोलर शुगर सोल्यूशन की लाइन बनाऊं तो ये जो लाइन होगी ये ऐसे आएगी। सो इट इज सोल्यूशन फर्स्ट। सही बोला कि नहीं? रीजन बीइंग इसकी लाइन नीचे होगी क्योंकि एक ही टेम्परेचर पर जो है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब अभी प्योर पानी उबलने लग गया होगा, हमारा चीनी वाला सोल्यूशन अभी उसका वेपर प्रेशर कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब उसको 1 एटमॉस्फेयर में पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो ऐसे में जो है आप देख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का जो है वो ज्यादा हो गया प्योर सॉल्वेंट पे। क्या आप मेरी बात से एग्री हो रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, जबकि जो प्योर सॉल्वेंट है जो कि पानी है वो जो है कम टेम्परेचर पे, मतलब ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 105 पे जो शुगर सोल्यूशन बॉईल करता है। ठीक है, अगर आप और भी कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन लेंगे बेटा जी तो आपकी लाइन ऐसे जाएगी। अगर आप और भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे तो आपकी लाइन ऐसे जाएगी। उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो। सही बात है, मतलब जैसे 1 मोलर की जगह 2 मोलर ले लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है और भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो है कम होगा। तो जितना, सुन लो, जितना जो है वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है, उतना ही उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा ज्यादा। सही बात है, क्या आप मेरी बात से एग्री हो रहे हैं? ठीक है, सो मतलब ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। ओए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा भाई, क्या हो गया, लाइट चली गई? लाइट चली गई तुम्हारे घर की? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? सुन लो अब। सो मैं ये कह रहा हूं, सुन लो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सुनो, नहीं 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 नहीं, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है होगा, मतलब ठीक है, जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एक टेम्परेचर पर हमारे प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर का डिफरेंस ये है ना, ये है। तो आप देख रहे हो वही डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट में भी आ रहा जा। ठीक है, सुन लो, तो इसका मतलब ये हो गया, समझते जाइए बात, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि हमारा हमारा जो डेल्टा टीबी है वो
डेल्टा वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे लिख दूं मैं कि भाई जितना कंसंट्रेटेड आप सॉल्यूशन लोगे, जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे, एलिवेशन उतनी ही ज्यादा। देखो मैंने कम कंसंट्रेटेड लिया, ये सॉल्यूशन 1, तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन कम हुई। लेकिन जब मैंने ज्यादा कंसंट्रेटेड लिया तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं? ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है कि नहीं कि अगर आप 1 मोलल की जगह 2 मोलल जो है सॉल्यूशन लोगे तो एलिवेशन ज्यादा हो। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो मैं ये मान रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, मैं ऐसे नहीं आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे पूछता जाऊंगा बार बार कि रिस्पॉन्स दो मेरे को, ठीक है? हाँ, सो मेरे को जो है रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है ना? अच्छा सुन लो, तो अब इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है? व्हाट इज दिस केबी? ये फार्मूला हमारे लिए जरूरी है। व्हाट इज केबी? केबी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इब्यूलियोस्कोपी एक्चुअल में, इब्यूलियोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हायर टेम्परेचर्स, तो इसलिए जो है इसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, कोई नाम नहीं है इस इक्वेशन का, ऐसे तो नहीं हर इक्वेशन का नाम होगा, ठीक है? सुनो, हाउ डू वी डिफाइन दिस केबी? हम कह सकते हैं कि व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। नहीं, जब m की वैल्यू 1 होगी तो डेल्टा टीबी केबी के बराबर हो जाएगा। सो हम केबी को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, या इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इट्स मोलैलिटी इज 1, ठीक है? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन इट्स मोलैलिटी इज 1। समझते जाइएगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। सो from equation first we can say delta TB is equal to KB, मोलैलिटी को लिख सकते हैं WB MB इंटू WA इंटू 1000। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WB MB WA इंटू 1000। सही है बात? सो अब ये इक्वेशन हमारे बड़े काम की है, इसको आप नोट डाउन रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं हम, इसको जो है ध्यान दे दीजिए, जरूरी इक्वेशन है। मैं मिटा दूं जी इसको? अगर आपने इसको नोट कर लिया हो, ठीक है, बेटा लॉग वाली इक्वेशन का नाम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है? ओके। ओ प्राची बेटा तूने तो पढ़ा हुआ है, तूने तो पढ़ा हुआ है, तेरी क्लास में तो हो रखा है ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तुम लोग तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक पहुंच गए हो।
सारे लोग अपने को सेफ रखें, डबल मास्क लगाओ अब, ठीक है, डबल मास्क। हाँ सही बात है, बेचारी भूल गई है। साइड इफेक्ट्स ऑफ कोरोना। चलिए, कल से लॉकडाउन नहीं है, कल से कर्फ्यू है, बट हम जो है कंटिन्यू रखेंगे अपनी ऑनलाइन टीचिंग को, ठीक है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, मैं आपसे डिस्कस करूं कि जैसे थ्योरी आप जानते हैं, पहले मुझे ये बताओ, जो आपका जो अभी जो शेड्यूल है, आपकी क्लास शाम को होगी, प्राइम वालों की भी अभी शाम को होगी। सुन लो मेरी बात सारे लोग, मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है, दैट इज कि हम लोगों ने, आप लोगों का अभी जो लोड है वो कम है कि ज्यादा है? जो स्टडी का, जो घर पे आप स्टडी करते हो, इट इज लेस और इट इज मोर? ज्यादा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, सुन लो सुन लो, मेरी बात सुनो आप। मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के जैसे 3 टीचर्स हैं, व्हाट वी कैन डू कि जैसे मैं थ्योरी करा रहा हूं, पैरेलल हम कुछ एक टाइमिंग रख ले अलग सी, जैसे मॉर्निंग में रख ले, मान लो जैसे मॉर्निंग 7 बजे रख लें, 8 बजे रख लें, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस करें, सिर्फ डाउट्स हो उस टॉपिक के जो कि कराया गया है। जैसे आपके पास पैकेज है, ठीक है, बस कि उसमें जो है डाउट्स ही क्लियर करें। हाँ क्वेश्चंस, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चंस ही, डाउट्स मतलब क्वेश्चन, प्राची, ठीक है, या टीचर क्वेश्चन दे, ठीक है। हाँ जैसे सुबह जो है, सुबह जो है हम स्कूल टाइमिंग से पहले जो है, ठीक है, या इवनिंग के सेशन में, वो हम डिसाइड कर लेंगे, बट सुन ले कि हम एक अलग ही सेशन जो है पैरेलल प्रैक्टिस का चलाएं। हाँ मान लो हम 6:30 मान लें, 6 o'clock मान लें यार, ठीक है, कि एक टीचर जो है वो डेडिकेटेड जो है डाउट सेशन ही चलाए, ठीक है, जो कि पैकेज के डाउट्स जो है क्लियर करते जाए। सही है ना? चलो हम करके देखते हैं एक बार जो है, ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं कि किस तरीके से ये किया जाएगा, ठीक है, ओके। मैं समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूं। होगा क्या कि कई लोग मुझे कह रहे हैं कि सर जो है स्कूल की हमारी जो क्लास है 8 बजे लगती है, ठीक है, स्कूल की जो क्लास है, सुन लें, हमारी 8 बजे लगती है, फिर सारा दिन हम बिजी रहते हैं, फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, देखो आपने करना क्या है, अगर आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, आप उसकी लाइव रिकॉर्डिंग देख लेना, आप उसकी यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो टीचर जब समझा रहा होगा तो आपका, आपने जो है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जो है देख लेना है, ठीक है। हाँ हम 6:30 AM वगैरह जो है हम इस तरीके से, ठीक है, क्लास का एक टाइम रख लेंगे, और सा रख लेंगे ना यार। 4 बजे हमारी इवनिंग की क्लास लगती है, सुन लो। अच्छा फिजिक्स और मैथ्स की क्लास नहीं अपलोड होती?
चलो उसको मैं देखता हूं। या हम सुनो, या तो हम ऐसे रख सकते हैं 2 से 3 रख दिया दोपहर को, 2 से 3 रख लिया, ठीक है। प्राची नाइट भी नहीं बोल रही, लेट नाइट बोल रही है बेटा, तेरे लिए 1 बजे टीचर जागेगा, है ना। हाँ हाँ ऐसे, चलो मैं आपके साथ ये करूंगा। सॉलिड स्टेट की एक्स्ट्रा क्लास सतविंदर जी कब होगी? अभी सॉलिड स्टेट को साइड में रखते हैं, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा जो ये है ना, आप पहले लिक्विड सोल्यूशन के साथ अपने आप को परफेक्ट कीजिए। डबल क्लास नहीं झेल पाओगे आप बोलो तो मैं लगा देता हूं एक्स्ट्रा क्लास सॉलिड स्टेट की, ठीक है, मैं लगा सकता हूं। चलो मैं लगवाता हूं, सॉलिड की एक्स्ट्रा क्लास लगा देता हूं, जिन जिन लोगों ने मिस किया है उनकी लग जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। चलो अब सुने सुने सुने, नहीं आर्यन जी बर्डन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो आपने करने ही है, क्वेश्चन तो आपने करने ही है, लेकिन अगर हर रोज के हम 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, टीचर के साथ आप करोगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि करने तो आपने है ही, ठीक है। टीचर तो आपको हेल्प कर रहा है ना उन क्वेश्चंस को कि जो नहीं हो रहे हैं, जो आप सेंटर पे आके जो है नहीं पूछ पा रहे हो, तो कम से कम ऑनलाइन में आप जो है पूछ पाए। इज इट ओके? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहीं पे थोड़ी नहीं अटके रहेंगे अब, ठीक है। सुन लो सुन लो, अब तो ये हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मामला। मैं थोड़ा सा जो है इसमें और भी ऐड कर दूं, क्योंकि आपको पैकेज में जो है उस तरीके का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको, 1 मिनट देखिए आप, पहली बात थर्मोडायनेमिकली हम ये कह सकते हैं कि जो अपना केबी है दैट इज इक्वल टू, केबी की वैल्यू जो है, केबी की वैल्यू थर्मोडायनेमिकली अगर निकालनी हो, इट इज आर टी बी स्क्वायर 1000 इंटू एलवी। सुन लो, आर की वैल्यू, आर तो आप जानते हैं 8.314 जूल्स, ठीक है ना, मतलब पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट होता है ना, आर का ऐसा यूनिट जो है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड व्हाट इज दिस एलबी? इट इज latent heat of vaporization, latent heat of vaporization which is LV, ठीक है, latent heat of vaporization LV। ना हम डिफाइन कैसे करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को? मतलब इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर फेज। 1 ग्राम सॉल्वेंट, ग्राम, तो इसका जो यूनिट रहेगा ना, इसका जो यूनिट रहेगा वो जूल्स पर ग्राम रहेगा या ऐसे कैलोरीज पर ग्राम। अगर कैलोरीज में होगा तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। सो 1 ग्राम सॉल्वेंट को, जैसे 1 ग्राम पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट चाहिए होगी, दैट इज, ठीक है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट Ma। सो हमारी ये रिलेशन जो है ये भी आ जाएगी, Kb इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट
1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। देखो आपको अभी मैं समझा रहा हूं बात को, इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये कैसे आया? देखो भाई आप भी जानते हैं अगर 1 ग्राम के लिए इतनी हीट चाहिए तो मान लो उसका मॉल, जैसे मान लो कोई भी आप सॉल्वेंट मान ले, पानी है, तो 1 ग्राम के लिए x हीट चाहिए, तो 18 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? 18x। सो 18x विल बी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। या 18 ग्राम के लिए अगर इतनी चाहिए, 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? अपॉन 18 कर दो तो आपकी पर ग्राम आ जाएगी। तो इसलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऐसे रिलेटेड है। क्या आप बेटा जी, आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो प्राची की अच्छी बात यह है कि वो रिवीजन क्लास भी लगा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, सो इसको आप नोट कर लें। अच्छा, और इसको ये भी आप ध्यान रखें कि फॉर वाटर, वाटर के केस में केबी आता है कैलकुलेट करके 0.52 केल्विन केजी पर मोल। इन केस ऑफ वाटर केबी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, Kb is equal to 0.52 Kelvin kg per mole. That's fine. सुनिए आप, अच्छा थोड़ा सा इसमें मैं आपको और भी बात समझा दूं, जस्ट एक मिनट। एक और तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं। वैसे समझ आपकी बात में आ गया, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं इसको अपने 11th वाले फंडे एंट्रोपी वगैरह से भी रिलेट करता हूं। सुन लीजिए, देखो आप जानते हैं एक चीज, दैट इज के इसको एक मिनट हम रिलेट करते हैं इसको, क्योंकि काफी हमने कर भी लिया। ठीक है, सुन लें। कि जो हमने पढ़ा उसमें प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है और साथ में वेपर्स है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी वेपर्स, एंट्रोपी ऑफ वेपर सबसे ज्यादा है, और सबसे कम एंट्रोपी होगी सॉल्वेंट की। और जो मिड की एंट्रोपी है वो होगी सॉल्यूशन की। ये बात एंट्रोपी का पहले फंडा समझ जाए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, एंट्रोपी की टर्म्स में देखो, एंट्रोपी 11th में हमने किया था, लेकिन कई लोग 11th में हमारे पास नहीं थे। ठीक है, 11th में हमने किया था कि एंट्रोपी बताता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो सॉलिड स्टेट में रैंडमनेस सबसे कम होती है, एटम्स हिल नहीं रहे होते, बिल्कुल टाइट होते हैं। लिक्विड में थोड़े से जो है घूम रहे होते हैं इधर उधर, गैसेस में जो बड़े फास्ट। तो जितनी रैंडमनेस होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अब रैंडमनेस मतलब प्योर पानी की, सुन लें, प्योर पानी की रैंडमनेस या बर्फ की रैंडमनेस सबसे कम है, फिर पानी की उससे ज्यादा है। और अब क्योंकि बर्फ की बात ही नहीं करते हम बॉइलिंग के टाइम पे, तो पानी की उससे ज्यादा है। बर्फ की यहां पे आएगी, बर्फ की इधर है, पानी की इधर है। अब पानी में आपने चीनी मिला दी तो रैंडमनेस और बढ़ गई। ठीक है,
लेकिन अगर आपने पानी को बॉईल कर दिया तो पानी के वेपर्स की एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाए, आप देख रहे हैं, सही बात है। तो सबसे कम सॉल्वेंट की, फिर सोल्यूशन की, फिर वेपर्स की। वेपर किसके? सॉल्वेंट की। हमारा सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है यहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बात है यहां पर कि अगर आपने सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट करना होगा, सुनते जाएं, अगर आपने सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट करना होगा तो एंट्रोपी का चेंज ज्यादा होगा। मतलब डेल्टा एस सॉल्वेंट टू वेपर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डेल्टा एस सॉल्यूशन टू वेपर। सही बोला कि नहीं? सही बोला कि नहीं? सॉल्वेंट से वेपर मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा एस सॉल्वेंट टू वेपर is more than delta S solution to vapor। ठीक है, अब ऐसे में, और आप जानते हैं, we know delta S is equal to delta H upon T या delta S of vaporization is equal to delta H vaporization divided by boiling point। ये हमने 11th में किया था, ये फार्मूला हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, हाँ, वंशिका को याद है, क्या बात है, वंशिका पहचान गया मैं तेरे को। ठीक है, कौन सा स्कूल है तेरा? वो क्या, कैम्ब्रिज, क्या नाम है उसका? क्या नाम है तेरे स्कूल का? हाँ, सेंट जेवियर। मैं वो मतलब वो कुछ कॉन्वेंट टाइप के नाम से ना कंफ्यूज कर गया था। हाँ ठीक है, अच्छा। सो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग हो गया। सुनते जाएं आप। तो अब यहां पर आप जानते हैं कि डेल्टा एच वेपराइजेशन तो दोनों में सेम ही होगी क्योंकि पानी नहीं जाना है ऊपर। अब सुनते जाएं, तो इसका मतलब ये हो गया, अभी अभी समझते जाएं कि डेल्टा एस मैं आराम से समझा रहा हूं इस बात को, सॉल्वेंट टू वेपर is equal to delta H vaporization upon T boiling of solvent। सही बात है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। और वैसे ही डेल्टा S सॉल्यूशन टू वेपर is equal to डेल्टा H वेपराइजेशन, ये आ गया सॉल्यूशन का। डेल्टा एच वेपराइजेशन दोनों में सेम रहेगा। रीजन मैंने कहा कि इसमें भी पानी नहीं भाप बनना है, इसमें भी पानी नहीं भाप बनना है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन दोनों में सेम रहना। अब सुने मेरी बात। अब बात यह है कि इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, जो लिखा यहां, ठीक है, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि टी बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन टी बॉइलिंग ऑफ सॉल्वेंट। सही बोला कि नहीं?
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट, देखो ना, ये देखो यहां पे कि अगर ये टर्म बड़ी है, ये छोटी है, तो ये टर्म बड़ी होगी इससे, बस। तो ये दूसरे तरीके से भी हमने प्रूव कर दिया यहां पर कि हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, एंट्रोपी वाले तरीके से। ठीक है, नोट कर लें आप। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। नोट कीजिए, नोट कीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, सुन ले मेरी बात। अब एक क्वेश्चन दूं आपको, एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं आपको। सब लोग जो है आप लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, करना स्टार्ट कीजिए।
3 मिनट, 3 मिनट में करना है, 3 मिनट बाद में करवा रहा हूं इसको। मैं रास्ता चले गए क्या मुझे आंसर मिल रहा है इस क्वेश्चन का? 163 बिल्कुल सही, 163 इज बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया सबका? चलो करवा भी देता हूं। इसमें करना क्या था? हम पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए एम ए। ठीक है, बस वैल्यूज भरते जाना है। 283, 271, 271, ठीक है, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए। एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है?
58 की कितना कितना 58 एंड इंटू 58 होता है ना, तो 58 ऊपर आएगा एंड 80 जो है नीचे आएगा, खत्म बात। तो इससे आपका मॉलिक्यूलर मास जो है आ जाएगा 163। चलो अब बात 164 क्यों अक्षत 163 आ रहा है, सुन लो मेरी बात। एक और सवाल, ठीक है। अब एक और सवाल क्या है, सुनो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? पांच मिनट 5 मिनट में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। टेक योर टाइम। अरे क्या बात है।
हाँ जी, वंशिका थोड़ी सी गड़बड़ है। 54 तुम्हारा राइट आंसर है, लेकिन दूसरे में गड़बड़ है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर है। मुझे लगता है तूने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाला फार्मूला लगाया है, क्योंकि वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी ये ठीक है। देखो करेंगे क्या हम इसमें करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है ना, इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यही है। अब क्वेश्चन को अगर आप देखें तो पी नॉट माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 6 अपॉन एम बी इंटू 18 अपॉन 180, ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, 180 ग्राम वाटर है, 18 मॉलिक्यूलर मास है, 6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, एमबी हमें निकालना है। दूसरी में क्या किया कि जब 1 मोल पानी का और डाल दिया, जब 1 मोल पानी का और डाल दिया, उस स्थिति में वो क्या जाएगा कि पी नॉट माइनस, अब कितना हो गया वेपर प्रेशर 20.02, 20.02 यही कहा गया है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सोल्यूट तो नहीं डाला है, वो तो वही रहेगा, ठीक है ना, एंड एम बी 18 अपॉन, अब क्योंकि 18 ग्राम और डाल दिया तो 198 ग्राम हो गया ये टोटल। ये दो इक्वेशन, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ठीक है, तो जब आप करोगे तो आपके पास पी नॉट जो है आ जाएगा 20.22 टॉर, और दूसरी बात मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 54 ग्राम्स पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 54 ग्राम्स पर मोल। समझ आई बात के नहीं? आ गई बात समझ? चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जल्दी ही मैं आपके डाउट सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, डाउट सेशन नहीं आया समझ,
प्रभनूर को नहीं आया समझ, सुन लो मैं बता रहा हूं। प्रभनूर ये फार्मूला समझ आ गया, ये फार्मूला तो यही है। अब क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये बोला गया है, पहले हिस्से में ये बोला गया है कि भाई 180 ग्राम पानी है, 180 ग्राम पानी है जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 6 ग्राम डाला, तो जो है जो वेपर प्रेशर था वो जो है 20 टॉर था। ठीक है, ये देखिए इफ 1 मोल, ठीक है ना, ये जो है वेपर प्रेशर जो 20 टॉर है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 20 टॉर है। अब कहा गया जब 1 मोल पानी और ऐड किया, 1 मोल डालने का मतलब क्या है, 18 ग्राम ऐड किया, तो 180 में 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 198 हो गया। दूसरी इक्वेशन में मॉलिक्यूलर मास तो 18 का 18 रहेगा, सॉल्यूट उतने का उतना ही है। और कहा कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बाय 0.02, मतलब पहले अगर 20 था तो 0.02 इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया 20.002 हो गया प्रभु के नहीं। बस आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, आपने जो है पी नॉट और मॉलिक्यूलर मास निकालना है। समझ आ गई बात? पक्का? प्रभनूर बेटा बोलो यस और नो। लगवा दूं पैरेलल, सॉलिड स्टेट की लगवा दूं पैरेलल? कोई बात नहीं, मैं लगवाता हूं। मैं आपको ग्रुप में इंटीमेशन डाल दूंगा, ठीक है ना, कि सॉलिड स्टेट की पैरेलल बिल्कुल कर देंगे, पैरेलल खत्म करते हैं सॉलिड स्टेट का। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय।